देखब भैया कैसे देखब, कैसे देखब भैया कैसे देखब, सब्सक्राइब और लाइक बिना वीडियो कैसे देखब, सब्सक्राइब और लाइक बिना वीडियो कैसे देखब। आप लोग से निवेदन बा, सिनर्जी गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। इसके पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ हीट पढ़े थे, मतलब उष्मा का संचरण पढ़े थे। उष्मा का संचरण जो है कैसे होगा और किन किन बातों पर निर्भर करती है। आज के क्लास में उष्मा संचरण की विधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये हुआ कि हीट जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु में किस प्रकार ट्रेवल करेगा, किस प्रकार जाएगी। तो हीट ट्रांसमिशन के लिए तीन प्रोसेस होता है, तीन मेथड होता है। जनरली तीन प्रकार से उष्मा का संचरण होता है: कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शनल मेथड और तीसरा है रेडिएशन मेथड। कंडक्शन मेथड का मतलब हो गया चालन विधि, कन्वेक्शनल मेथड का मतलब हो गया संवहन विधि और रेडिएशन मेथड का मतलब हो गया विकिरण विधि। द मेथड ऑफ हीट ट्रांसमिशन, उष्मा संचरण की विधि। उष्मा संचरण की तीन विधियां होती है: कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड और एक हो गया रेडिएशन मेथड। हिंदी में इसको हम लोग चालन विधि, हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम लोग? चालन विधि कहेंगे, है ना। और इसको हम लोग हिंदी में संवहन विधि, संवहन विधि कहेंगे। और तीसरा जो आप देख रहे हैं ये हो गया विकिरण विधि, ये हो गया तीसरा विकिरण विधि हो गया। इन तीनों विधियों में सबसे पहले हम लोग कंडक्शन मेथड की बात करने वाले हैं। कंडक्शन मेथड क्या है? देखिए, कंडक्शन मेथड में सबसे पहले याद रखिएगा कि यह जनरली जो है यह ठोस में उष्मा का स्थानांतरण कराता है, ठोस पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण कराता है। और भी किस प्रकार से? देखिए, ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहां इसका मोलेकुल्स इस प्रकार से बैठे हुए। मोलेकुल्स का मतलब हुआ अणु है। जब इस रड पर हम लोग यहाँ हीट करेंगे, क्या कहेंगे इसको? जब हम लोग यहाँ हीट देंगे तो पता है ये हीट इस अणु को देगा, ये हीट इस अणु को देगा, यहां ऐसे 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 करते आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हीट आगे बढ़ते चला जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो अणु जहां था वही रह गया, जो अणु जहां था वही रह गया। अणु के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ अणु उष्मा को अपने निकटवर्ती दोस्तों को वो स्थानांतरित करते चला जाता है। जैसे बचपन में आप एक खेल खेले होंगे, आइए प्लस बैक में। इस प्रकार से बचपन में आप अपने गांव में ईंट को खड़ा किए होंगे, डेस्क को, और एक ईंट पर धक्का देकर छोड़ते हैं तो ईंट ऐसे गिर गया, ईंट ऐसे गिरते सब ईंट एक दूसरे से गिरते चला जाता है। क्या देखे कि जो ईंट यहां पर है यहीं पर रह गया, लेकिन ईंट का जो ऊर्जा था धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक ईंट गिर गया। क्या ये ईंट गति किया? नहीं किया, और फिर भी यहां पर इसका एनर्जी चला गया। ठीक उसी प्रकार से हीट में होता है।
चालन विधि में जो अणु जहां है वही रहेगा, आगे गति नहीं करती है। तो याद रखिएगा, चालन विधि में अणु जो है वो गति नहीं करती है। एग्जाम प्रश्न आया था, निम्नलिखित में किस विधि में ऊष्मा का प्रवाह है बिना अणुओं के गति के कारण होती है? तो वह कौन विधि होगा? चालन विधि होगा। चालन विधि में अणु की गति नहीं होती है। कुकर को आप स्टोव पर चढ़ाए, कढ़ाई को स्टोव पर चढ़ाए, लेकिन उसका डंठल तक गर्म हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कौन सा मेथड लगा? चालन विधि लगा। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं संवहन विधि। देखते हैं संवहन विधि। देखिए, संवहन विधि सामान्यतः जो है ये द्रव और गैस में होगा, द्रव और गैस में होगा। इसमें क्या होता है कि देखो, मान लो कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, हम लोग नीचे से इसको ऐसे हीट किए, नीचे से क्या किए? हीट किए, इसमें द्रव भरा हुआ है। तब क्या होता है, इसमें द्रव जो मोलिक्यूल्स है, अणु है, वो गर्म हो करके ऊपर जाता है। यहाँ का अणु भी गर्म होकर के ऊपर जाएगा, यहाँ का अणु भी गर्म होकर ऊपर जाएगा, खुद अणु चलती है। मतलब संवहन विधि में अणु का गति होता है। और डायरेक्शन याद रखिएगा, यह जनरली नीचे से ऊपर की ओर जाता है। तो संवहन विधि में नीचे से हम लोग हिट देंगे तो अणु कहाँ चलेगा? ऊपर चलेगा। जैसे केतली में चाय का गर्म होना, बर्तन में पानी का गर्म होना, नीचे से हम लोग हिट देते हैं तो ऊपर तक पानी गर्म हो जाती है। तो कौन सा मेथड होगा? संवहन विधि होगा। लेकिन याद रहे, सागर की पानी वो भी द्रव है, महासागर की पानी, तालाब की पानी, नदी की पानी सब द्रव है, लेकिन उसमें संवहन विधि नहीं होगा। क्या हम लोग सागर के नीचे से हिट देते हैं? क्या नदी के नीचे से हम लोग हिट देते हैं? नहीं, बल्कि सागर, महासागर, तालाब की पानी सूरज के प्रकाश से गर्म होती है, इसीलिए संवहन नहीं विकिरण होगा। सागर की पानी, तालाब की पानी, नदी की पानी का गर्म होना कौन विधि होगा? विकिरण। संवहन कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तालाब के पानी में नीचे से हीट नहीं दे सकते हैं, महासागर के पानी में नीचे से हीट हम लोग नहीं दे सकते हैं, ऊपर से गर्म होता है वो। तो संवहन विधि मुख्य रूप से द्रवों और गैसों में होगी, याद रखिएगा। और तीसरा मेथड है विकिरण विधि, बहुत ही सरल है। जो वस्तु प्रकाश से गर्म हो, जो वस्तु प्रकाश से गर्म हो, उसको गर्म होना विकिरण विधि कहलाएगा, रेडिएशन मेथड कहलाएगा। जैसे सूरज के प्रकाश से हम लोग गर्मी प्राप्त हो रही है तो रेडिएशन मेथड कहेंगे। हमारी पृथ्वी किससे गर्म हो रही है? सूरज के प्रकाश से गर्म हो रही है, तो रेडिएशन मेथड कहेंगे। सागर की पानी, तालाब की पानी, झील की पानी, नदी की पानी गर्म किससे हो रहा है? सूरज के प्रकाश से गर्म हो रहा है, इसीलिए रेडिएशन मेथड होगा। तो महासागर का पानी का गर्म होना विकिरण विधि, न कि संवहन, कभी नहीं। अब देखो, इससे भी आप लोग को डाउट होगा, लगता होगा कि वायुमंडल भी गर्म होता होगा विकिरण विधि से, क्योंकि वायुमंडल में सूरज की प्रकाश पड़ती है। हाँ, पड़ती जरूर है, लेकिन याद रहे वायुमंडल जो हम लोग का है, क्षोभ मंडल जो है जिसमें लोग रहते हैं, इस मंडल का टेम्परेचर सूरज के प्रकाश से नहीं बढ़ती है। हमारा वायुमंडल सूरज के प्रकाश से गर्म नहीं होता है, मतलब वायुमंडल गर्म विकिरण विधि से नहीं होती है, बल्कि संवहन विधि से गर्म होती है। कैसे गर्म होती है उसको आप समझिए। देखिए, ये हमारा धरातल हो गया,
और ये मान लो कि ऊपर तक ये यहां हमारा वायुमंडल का लेयर हो गया, ये वायुमंडल का लेयर हो गया, यहां पर सूर्य हो गया, है ना। सूर्य की किरणें इस प्रकार से यहां पड़ी, सूर्य की किरणें यहां पड़ी और इस प्रकार से हमारे पृथ्वी को क्या किया, हिट किया। पहले पृथ्वी गर्म होती है, वायुमंडल गर्म नहीं होती है। हाँ, वायुमंडल से पार कर रही है, बात सत्य है, लेकिन सूरज की प्रकाश वायुमंडल को गर्म नहीं कर पाती है। वो गर्म करते किसको, पृथ्वी को गर्म करती है, धरातल को गर्म करती है। आज जब धरातल गर्म हो जाएगा तो इसके संपर्क वाला जो हवा है, जो गैसेज है, इसके संपर्क में जो गैसेज है वो गर्म हो कर करके और कहां उठेगा, ऊपर उठ करके और पूरे वायुमंडल को क्या कर देगा, गर्म करेगा। तो देखिए वायुमंडल में हीट कहां से मिला, धरातल से। धरातल को हीट कहां से मिला, सूर्य से। पृथ्वी या धरातल गर्म हुआ रेडिएशन मेथड से, और धरती जब गर्म हो गई तो उसके संपर्क वाले हवा गर्म हुआ किस विधि से, संवहन विधि से। तो यहां पर भारी कंफ्यूजन है, वायुमंडल का गर्म होना नॉट रेडिएशन मेथड, ओनली कन्वेक्शन मेथड, संवहन विधि होगा, कंफ्यूजन है। तो एक बार तीनों मेथड के बारे में फिर से करते हैं। जनरली कंडक्शन मेथड ठोस में होगा, इसमें अनुगति नहीं करेगी। कन्वेक्शन मेथड सामान्यतः द्रव और गैस में होगा, अनुगति करेगा। एक्सेप्शन के तौर पर डाउट पैदा होने वाला एक उदाहरण है आपका समुद्र का पानी का गर्म होना। समुद्र का, तालाब का पानी का गर्म होना अनुभव होता है कि सूर्य का प्रकाश वाला होगा, विकिरण होगा, लेकिन विकिरण नहीं, संवहन होगा। रेडिएशन, जो वस्तु प्रकाश से गर्म हो या प्रकाश के द्वारा हीट ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विकिरण विधि कहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, विकिरण विधि का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह बहुत फास्ट है। बहुत क्या है, फास्ट है। इसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या आप भी जानते हैं। प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। आप ये जानिए कि इतना के स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से रेडिएशन मेथड चलेगा। तो ये तीन विधि में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में सबसे फास्ट हीट का ट्रांसफर कौन करेगा, रेडिएशन मेथड करेगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों विधि का जो उदाहरण है, इसको हम वीडियो में ही स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देंगे, ताकि उदाहरण में बोलने में या समझाने में बहुत टाइम लग जाएगी। इसको हम स्क्रीन पर दिखला देंगे, उसको से आप कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, मेन तो टेक्निकल बात जो उसको कर लीजिए। कुछ बातें और ऐसी हैं जो आपको डाउट पैदा करेगा। देखिए क्या है, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में एक ऐसे, ये जो है एक लोहा का रड है। रड किसका है, लोहा का रड है। यहां से सूरज की प्रकाश इस पर पड़ रही है, तो गर्म सिर्फ इस भाग होगा कि आगे भी भाग गर्म हो सकता है। आगे का भी भाग गर्म होगा, ये भी भाग गर्म होगा, ये भी भाग, जो धूप में वो भी गर्म होगा और जो छाह में है वो भी गर्म होगा। तो कहां पर कौन सा मेथड, टेक्निकल बात समझिए। ये जो है यहां से यहां तक जो है सूरज के प्रकाश से गर्म हुआ, तो यहां तक गर्म होने का जो विधि हुआ वो रेडिएशन है, मतलब विकिरण विधि हो गया। लेकिन अब देखिए यहां पर हीट हुआ और इससे आगे हीट बढ़ना शुरू किया। प्रकाश तो यहीं तक न गर्म किया, इसके बाद हीट तो आगे अपने से बढ़ रहा है। तो ये हो गया ठोस है, तो ये कौन विधि हो गया, चालन विधि हो गया।
तो इसमें देखिए इस स्थिति में विकिरण भी लगा और चालन भी लगा। एक उदाहरण और आपको देते हैं। देखिए इस भट्ठी के पास एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, दोनों साइड व्यक्ति बैठे हुए, लोग बैठे हुए हैं और बीच में आग लहक रहा है। बात समझिएगा। बताइए इसके पास जो हीट की प्राप्ति हुआ, इसको भी जो हीट की प्राप्ति हुआ किस मेथड से हुआ, किस विधि से हुआ? तो बहुत लोग कहेंगे संवहन चालन नहीं। यदि ये दोनों व्यक्ति इसमें हाथ डाल करके, आग में हाथ डाल करके बॉडी गर्म करता, तब कहते चालन विधि। ऐसे ये गर्म हो रहा है और पीछे भी गर्म होकर चल जा रहा है इधर बाकी हो, तब कहते कि चालन विधि होगा। तो ऐसे तो है नहीं। संवहन, संवहन में क्या होता है कि नीचे से हीट देंगे ऊपर, ऐसे उठेगा। यदि व्यक्ति यहां होता, ये व्यक्ति यहां होता, तब संवहन विधि होता, लेकिन ये साइड में है तो साफ स्पष्ट है कि इस व्यक्ति को हीट जो जा रहा है वो किरण के माध्यम से जा रहा है। किस माध्यम जा रहा है? किरण के माध्यम से जा रहा है, लाइट के माध्यम से जा रहा है। तो बताइए कौन सा विधि हो गया? जब किरण के माध्यम से जा रहा है तो इस विधि का नाम हो गया विकिरण विधि। तो भट्ठी के आसपास कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको हीट की प्राप्ति किससे होगा? तो विकिरण विधि से होगा, न चालन विधि से न संवहन विधि से। एक क्वेश्चन आपको टेक्नीशियन पूछा, कुछ लोग भट्ठी के पास बैठे हुए हैं, बताएं कि उन लोगों को उष्मा की प्राप्ति किस विधि से हो रही है? तो आंसर क्या होगा? विकिरण विधि होगा। कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आपको विवेक पर आधारित होता है, आपके बुद्धि पर आधारित होता है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में प्रश्न आया कि जब कोई घर बनती है तो घर में दो दीवारों के बीच, दो दीवारों के बीच, इस साइड का दीवार इस साइड का दीवार के बीच थर्मोकोल, दो दीवारों के बीच थर्मोकोल का प्रयोग क्यों होता है? थर्मोकोल का प्रयोग क्यों हुआ? ये आप ऐसे समझिए, यहाँ पर सूर्य है, ये आप ऐसे घर बनाए, ठीक है, तो यहां से डायरेक्ट हीट मारेगा, बहुत जल्दी गर्म होगा। तब इसमें लोग कर दे क्या है कि बीच वाले भाग में दो दीवार बना करके और दोनों के बीच में एक थर्मोकोल डाल देते हैं। थर्मोकोल जब वो बीच में डाले, यह जो होता है उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। तो इस पार का हीट उस पार नहीं, इस पार का हीट उस पार नहीं जाएगा, ये जो दीवार है दीवार तक ही रह जाएगा। मतलब इस पार से इस पार जो हीट की बात करते हैं, हीट नहीं जाएगा, तो अंदर के घर में, कमरे में गर्मी का अनुभव कम होगा। फिर प्रश्न आता है, देखिए क्या आता है। जैसे आप वाटर जार बना रहे हैं या हॉटपॉट बना रहे हैं या थर्मस बना रहे हैं, तो थर्मस में प्रश्न आता है कि देखिए थर्मस में ध्यान दीजिएगा दो दीवार होती है, इस प्रकार से दो दीवार होती है और दोनों दीवार के बीच में हवा भरा होता है, दोनों दीवार के बीच में क्या भरा होता है? हवा भरा होता है। यहाँ पर वायु भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये समझना है कि वायु क्यों भरा गया? तो क्योंकि वायु जो है उष्मा का क्या है? कुचालक है। तो जब ये उष्मा का कुचालक होगा तो अंदर के हीट को बाहर नहीं या बाहर के हीट को
अंदर नहीं जाने देगा। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, न इससे हीट बाहर निकल पाएगा और न इसमें हीट प्रवेश कर पाएगा। यानी आप ठंडा पानी रखेंगे तो ठंडा ही रहेगा और गर्म पानी रखेंगे तो गर्म ही रहेगा। ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वायु बीच में जो है वो अवरोधक काम करेगा, ऊष्मा का प्रवाह होने नहीं देगा। एक प्रश्न और आता है कि एक मेज है, धातु का मेज है, मेटल है। जब धातु का मेज है, समझिए ध्यान से, धातु का मेज है, टेबल है, तो एकदम कंफर्म है कि क्या होगा, सुचालक होगा। कैसा होगा? सुचालक होगा। और इसमें ऐसे बर्तन में पानी रख दिया गया, गर्म पानी रखा गया। ये पानी कैसा है? ये पानी जो है कैसा है? गर्म पानी रखा गया। ये चाय रखा, कुछ भी रखा गया, गर्म है। तो इसमें प्रश्न आता है कि चाय या गर्म पानी किन किन विधि से ठंडा होगा। तो देखिए, पहला तो हम लोग कहेंगे चालन, इसलिए कि धातु का मेज है तो सुचालक होगा। तो जब एक पॉट गर्म है, बर्तन गर्म होगा, तो बर्तन से हीट कहाँ जाएगा? मेज में जाएगा, मेज से वायुमंडल में निकल जाएगा। इस द्रव का हीट मेज में चला गया और मेज गर्म होते चला गया, तो चालन विधि हो गया। दूसरा ये है कि देखिए, हीट ऐसे निकल भी रहा है, हीट निकल भी रहा है, तो यहां विधि हो गया संवहन भी हो गया। संवहन, ऐसे ऊपर क्यों जा रहा है? भाप निकल रही है, ठंडा जल्दी होगा। आप देखते होंगे खिचड़ी को या गर्म पानी को ऐसे बार बार हिलाने से जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि उससे भाप निकलते चली जाती है। तो भाप जो निकल रही है, संवहन विधि हो गया। तीसरा हो गया, अब देखिए, इसमें चाय हो या पानी हो, बताइए यह जो है प्रकाश का प्रवर्तन करेगा कि नहीं करेगा? प्रकाश का परावर्तन जब नहीं होगा तो हम देखेंगे कैसे उसको? यानी प्रकाश का परावर्तन करेगा, तो जब प्रकाश का परावर्तन करेगा तो साथ हीट का परावर्तन किया, तो प्रकाश का भी नाम आ गया, मतलब हो गया विकिरण विधि। तो याद रखिएगा, धातु के मेज पर अगर चाय रखा गया हो या गर्म पानी रखा गया हो, धातु का मेज नहीं रहे, अगर ये कप भी अगर धातु का होगा, सुचालक का होगा, तो हीट बाहर आएगा ही, तो चलन हो गया, वाष्प निकलेगा, संवहन हो गया, लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या हो गया? विकिरण हो गया। पॉइंट क्लियर? एक प्रश्न और आता है कि थर्मस के दीवार, थर्मस का, इसे डबल दीवार देखे थे, है ना ये वाला, तो इसमें अब क्या बताए कि वायु भरा हुआ है, इसमें क्या पढ़े आप कि वायु भरा हुआ है, लेकिन याद रखिए अंदर का जो सतह है, ये जो अंदर सतह है ये वाला, ये चमकदार होता है, चमकदार होता है। थर्मस का भीतर का जो दीवार है वो चमकदार होता है, स्टील की तरह, ऐनक की तरह चमकता है। क्यों ऐसा बनाया गया? इसलिए कि देखिए, वायु तो आपको हीट नहीं जाने दिया, लेकिन सपोज दैट अगर ये चमकदार नहीं होता तो ये हीट ऑब्जर्व करके कुछ न कुछ हीट बाहर निकाल लेता। जब चमकदार है तो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, तो जैसे यहां से विकिरण विधि से लाइट निकलेगा, ऐसे लाइट के रूप में निकलना चाहेगा हीट, तो यहां से परावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा, फिर बेचारा लौट करके इसे में आ जाएगा। तो चमकदार क्यों बनाया गया था? विकिरण विधि से क्षय होने वाले ऊष्मा को रोकने के लिए, ताकि विकिरण विधि से ऊष्मा का क्षय न हो। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स लॉ, ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा गतिकी सिद्धांत का तात्पर्य हुआ कि ऊष्मा के गति से संबंधित सिद्धांत। ऊष्मा गति
कैसे करेगी, कितना मात्रा में करेगी, इससे जुड़े हुए सिद्धांत जो है वही है ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। ऊष्मागतिकी सिद्धांत का प्रतिपादन जूल महोदय ने किए थे। जूल महोदय ने किए थे। जूल महोदय ने 2 सिद्धांत दिए थे। पहला सिद्धांत है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। पहला सिद्धांत है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और दूसरा का नाम है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रथम नियम क्या है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। जैसे एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। देख लिए, जब दोनों ये ऑब्जेक्ट को, दोनों वस्तुओं को आपस में संपर्क कराएंगे, सटाएंगे, तब क्या होगा? ऊष्मा बहेगा, गति करेगा। लेकिन प्रथम नियम में क्या कहा गया से देखिए, प्रथम नियम कहा गया कि जब 2 वस्तुओं को तापीय संपर्क में लाया जाए तो त्याग ऊष्मा जो होगा वो ग्रहण ऊष्मा के बराबर होगा। त्याग ऊष्मा ग्रहण ऊष्मा के बराबर होगा। मतलब इन दोनों बॉडी में कोई एक बॉडी ऊष्मा का त्याग करेगा और दूसरा बॉडी ऊष्मा का ग्रहण करेगा। तो जितना ही त्याग करेगा उतना ही ग्रहण करेगा। मतलब जैसे हम एक दुकानदार हैं, हम आपको 1 केजी चीनी दिए हैं, हम 1 केजी चीनी त्याग किए, तो आप कितना चीनी ग्रहण करिएगा? 1 केजी ही ग्रहण करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जितना ही त्याग करेगा उतना ही क्या होगा? ग्रहण करेगा। यही जो प्रावधान लाया गया उस प्रथम नियम लाया गया। मतलब जूल महोदय ने ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत में, जूल महोदय ने ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत में बताए हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊष्मा का त्याग करेगा और एक कोई ग्रहण करता है तो त्याग किया गया ऊष्मा ग्रहण किया गया ऊष्मा के बराबर होता है। मतलब संरक्षण है, भक्षण नहीं है। इसीलिए इस नियम को नाम दिया गया ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। क्या नाम दिया गया? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न आती है कि ऊष्मागतिकी के किस नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है? तो याद रखिए किस नियम को? प्रथम नियम कहा जाता है। अब देखते हैं द्वितीय नियम। यहां भी 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, टेम्परेचर वही छोड़ दिए हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया कि जब 2 वस्तुओं को तापीय संपर्क में लाया जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। जब 2 वस्तुओं को तापीय संपर्क में लाया जाए तो ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से लो निम्न ताप की ओर होगा। मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। ये बताया गया सेकंड नियम में। मतलब इसमें बताया गया कि ऊष्मा प्रवाह का दिशा किधर होगा, किधर बहेगा? तो हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। अब कहीं ध्यान रखिएगा,
कहीं भी कोई वस्तु या कोई पानी, कोई द्रव, कोई गैस का बहाव किधर होता है? हाई से लो की ओर। इसीलिए उष्मा भी किधर बहेगा? हाई से लो की ओर। लेकिन यह किस नियम में कहा गया? तो उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम में कहा गया। मतलब द्वितीय नियम से हम लोग को दिशा का ज्ञान होता है कि उष्मा का प्रवाह किस दिशा में होगा। इसे हम लोग उत्क्रम नियम के नाम से भी जानते हैं। किसी किसी गाइड में, बुक में कहीं कहीं चर्चा है उत्क्रम, हालांकि एग्जाम में अभी तक ऐसा पूछा नहीं है। सेकंड नियम को, द्वितीय नियम को उत्क्रम के नियम से भी जाना जाता है। तो अब दोनों नियमों को संयुक्त रूप से जोड़कर हम बताते हैं आप लोग को। देखिए, दो ऑब्जेक्ट है, ए का मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस है, ए का मान लो 50 डिग्री सेल्सियस है। मतलब इसका है हाई टेम्परेचर, इसका है लो टेम्परेचर। जब दोनों को तापीय संपर्क में लाया जाएगा तो उष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। और इस स्थिति में त्याग उष्मा बराबर क्या होगा? ग्रहण उष्मा होगा। दो बात क्लियर हो गया इसमें। किधर बहेगा? तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। कितना बहेगा? तो जितना त्याग करेगा उतना ही ग्रहण करेगा। ए हुआ थर्मोडायनेमिक्स का दो नियम समाप्त। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा। थर्मोडायनेमिक्स का जो सिद्धांत था कौन दिए थे? जूल दिए थे। किस नियम को ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहा गया? पहला नियम को। दिशा का ज्ञान किससे मिला? द्वितीय नियम से। 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद हर हाल में रखना है आप लोग।